Hello, Congret family. So here I am Dara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आज का टॉपिक है हमारा रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो यहाँ पर अभी हम सेमेस्टर फिफ्थ की कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं एंड मैंने आपको सेमेस्टर फिफ्थ के सारे ही टॉपिक करवा दिए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कंप्लीट कराया एंड जितने भी सेमेस्टर हैं आपके बीकॉम के वो सारे ही मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली हूँ एंड ऑलरेडी हम बहुत सारे सेमेस्टर का अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में देखेंगे हम रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में कि क्या होता है रिकंसिलेशन। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड द नीड फॉर रिकंसिलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलेशन एंड मेथड्स ऑफ रिकंसिलेशन। सो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। सो जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना है, देन बाकी सारी चीजें देखनी है। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स एंड जिसमें हम फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके। सो इसके लिए आपको पहले बेस समझना, उसकी थ्योरी समझना जरूरी है एंड जो भी आपका पेपर पैटर्न है उसमें आपके थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों ही बनते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। द वर्ड रिकंसाइल मीन्स टू टैली, कंसिलेट, हार्मोनाइज, ब्रिंग टुगेदर और इक्वेट। समझ में आ रहा है क्या मतलब है रिकंसाइल का। तो रिकंसिलेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट हमें ये समझना है कि रिकंसिलेशन का या रिकंसाइल वर्ड से रिकंसिलेशन बना है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेली करना या फिर कंसिलेट करना, हार्मोनाइज करना, ब्रिंग टुगेदर साथ में लेके आना और उनको इक्वेट करना। इक्वेट करने का मतलब कि जैसे दो अकाउंट्स यहाँ पर अगर हमने बनाए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, तो उन दोनों को टैली करना, उसमें क्या क्या सेम है एंड क्या क्या डिफरेंस है उस चीज को इक्वेट करना। रिकंसाइल का मतलब कि हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो भी डिफरेंस है उनको इक्वल करना, उनको देखना कि किस तरीके से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। द टर्म रिकंसिलेशन अप्लाई टू द रिकंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस एज शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पर क्या बोला है कि जो रिकंसिलेशन टर्म है वो कहाँ पर अप्लाई होती है। रिकंसिलेशन जो होता है जब प्रॉफिट और लॉस का रिजल्ट निकल के आ जाता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया, किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड से एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, दोनों से जब प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाता है तो उसको हम रिकंसाइल करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं एंड उसको टैली करते हैं कि कितना फाइनेंशियल अकाउंट में आया है एंड कितना कॉस्ट अकाउंट में आया है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन इन टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। देयर विल बी प्रिपेयर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वन फॉर कॉस्टिंग बुक एंड अदर फॉर फाइनेंशियल बुक्स। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग बुक्स बनाई जाती है, दोनों की कॉस्ट वाली अलग बनती है एंड फाइनेंशियल्स वाली अलग बनती है। तो दोनों को जब अलग अलग प्रिपेयर किया जाता है तो उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो भी अलग अलग ही आएगा। वो दोनों चीजों का जो अलग अलग आता है उसको इक्वेट करने के लिए, उसको टैली करने के लिए हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। The profit or loss shown by costing book may not agree with that shown by financial books. Such system is termed as non-integral system. अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि आप जो भी कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो दोनों हमेशा सेम हो। ठीक है, दोनों जो है वो सेम नहीं होंगे। अगर सेम चीजों से एग्री नहीं करते हैं देन उसमें क्या करेंगे, अगर वो अलग अलग शो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटेग्रल सिस्टम। ठीक है, The next point है the difference in purpose and approach generally result in different profit figure. Thus arise the need for reconciliation of profit figures given by the cost account and financial account. अब देखो, जो भी पर्पस है, पर्पस मतलब कि कॉस्ट अकाउंट किस लिए अपने सारी चीजें लगा रहा है, प्रॉफिट निकाल रहा है एंड जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसमें क्या चीजें लग रही है, किस लिए प्रॉफिट लॉस निकाला जा रहा है, तो उन दोनों का पर्पस भी अलग अलग होता है एंड अप्रोचेस जो लगाए जाते हैं
हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो इसी वजह से उसमें जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है वो अलग अलग होता है। तो उस अलग अलग प्रॉफिट लॉस को सेम करने के लिए, इक्वेट करने के लिए हमें रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिकंसिलेशन की जरूरत किस में पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंट में एंड फाइनेंशियल अकाउंट में। जो भी कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनाए उसको रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ती है। सो रिकंसाइल एंड रिकंसाइलेशन का मतलब समझ में आ गया। रिकंसिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी आप दो अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, उन दोनों को इक्वेट करना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना कि दोनों का प्रॉफिट लॉस सेम किस तरीके से आएगा। ठीक है, सो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इन बिजनेस कंसर्न वेयर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोड। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जिस भी बिजनेस फर्म में फॉलो होता है उसमें क्या होगा। अभी देखो हमने देखा कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, जब दोनों अलग अलग बनाते हैं हम कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो दोनों हमारे सेम नहीं आते हैं। ठीक है, एक दूसरे से एग्री नहीं करते, उसको हम नॉन इंटीग्रल सिस्टम बोलते हैं। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर मेंटेन्ड सेपरेटली, the difference between the result of these two are required to be reconciled। वहां पर क्या होता है, नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है उसमें बोला गया है कि दोनों अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट अलग बनेगा, कॉस्ट अकाउंट अलग बनेगा, मेंटेन होंगे सेपरेटली। ठीक है, अब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल करना होगा। ठीक है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मीन टैलिंग द प्रॉफिट और लॉस रिवील्ड बाय बोथ सेट ऑफ अकाउंट। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है कि जो भी दोनों अकाउंट्स हम बना रहे हैं उनके प्रॉफिट लॉस को टैली करना, उनके प्रॉफिट लॉस को इक्वेट करना। ठीक है, द चीफ एम टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और सबसे मेन एम जो होता है वो क्या होता है, ये रीजन फाइंड आउट करना कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या है उसको शो करना। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट जो बनाए, फाइनेंशियल अकाउंट जो बनाए, उनमें जो चीजें सेम है उनको नहीं देखना है, जो चीजें डिफरेंट है उन डिफरेंट चीजों को देखना है एंड देन उसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बनाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नीड फॉर रिकंसिलेशन। क्या जरूरत होती है रिकंसिलेशन को करने की? रिकंसिलेशन मतलब कि जो दोनों अकाउंट्स को टैली किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, उसकी जरूरत क्या है। द वेरियस रीजन विच क्रिएट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस शोन बाय द टू सेट ऑफ बुक्स मे बी लिस्टेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब देखो बहुत सारे रीजंस यहाँ पर बोला है जिसकी वजह से जो दोनों अकाउंट होते हैं उनका प्रॉफिट लॉस अलग अलग आता है। आइटम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब देखो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही आते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आते। बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आते। सो आइटम शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स। देन थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, जो लास्ट टॉपिक हमने ओवरहेड किया है उसका एब्जॉर्प्शन। मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन जो हो रहा है वो कौन सा मेथड यूज करके हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला भी कि अलग अलग अप्रोचेस यूज करते हैं अकाउंट्स को बनाने में, तो उसमें जो मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन का वो क्या है, एबनॉर्मल लॉसेस एंड गेन्स। जो भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, जो भी एबनॉर्मल गेन हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए जो है यहाँ पर बोला है कि जो भी ये हेड्स हैं इसके अंदर वो लिस्टेड होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आइटम्स शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी हमने देखा कि क्या बोला है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में शो होते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में शो होते हैं, दोनों में नहीं आते। तो ऐसे कुछ आइटम्स हम देखेंगे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आते हैं। सम आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट बट आर नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट एंड वाइस वर्सा। देखो पहले अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में जो आएंगे कॉस्ट अकाउंट में नहीं आएंगे। तो ये कुछ आइटम आपको गिवन है, द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। ये जो आइटम गिवन है वो आपके सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आएंगे, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आएंगे। तो क्या क्या आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट इनकम एंड सेकेंड है एक्सपेंडिचर। ठीक, इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो भी है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको सेल करने पे जो भी प्रॉफिट होगा उससे इनकम हुई। ठीक है, वो फाइनेंशियल में आएगी, कॉस्ट में नहीं आएगी। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो किया था उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम हो जाएगी। रेंट, ब्रोकरेज एंड कमीशन रिसीव। अब यहाँ पर देखो
रेंट, ब्रोकरेज और कमीशन जब रिसीव होगा तो इनकम होगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, जो भी शेयर्स इशू किए थे उस पर प्रीमियम है तो वो इनकम होगा। एंड देन ट्रांसफर फी रिसीव, ट्रांसफर फीस जो है वो रिसीव होगी तो वो भी इनकम होगी। एंड देन अगर हम एक्सपेंडिचर में देखें, सो एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पॉइंट गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पर क्या बोला कि अगर फिक्स्ड एसेट सेल करने पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो इनकम में आ जाएगा। लॉस हो रहा है तो वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। जैसे कोई भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट होते हैं हमारे, इसको अगर सेल कर रहे हैं, सेल करने पे लॉस हो रहा है, देन वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एंड कहाँ आएगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इंटरेस्ट पेड किया, एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल अकाउंट में। डिस्काउंट पेड, डिविडेंड पेड, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी थी उसकी स्क्रैप की वजह से लॉस हो गया, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू जो थी उसकी वजह से लॉस हो गया, पेनल्टी या फाइन है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये तो कुछ आइटम हो गए जो हमारे शो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, बट कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं होते, यानी कि ये सारे अकाउंट कॉस्ट अकाउंट में नहीं आने, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आने। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आइटम शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आते। देयर आर सम आइटम विच आर रिकॉर्डेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट बट आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे नेशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोशनल रेंट प्रेमिसेस, ओन्ड, सैलरी टू प्रोप्राइटर एक्सेट्रा आर not recorded in financial account because the amount is not actually spent or paid, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो एक्चुअल में पेड नहीं हुआ है, ना ही कहीं खर्च किया गया है, ठीक है। These expenses reduce the profit in cost account while the financial account it may be the reverse effect। जो ये वाले एक्सपेंसेस है वो क्या करते हैं? प्रॉफिट को कम करते हैं कॉस्ट अकाउंट में, बट फाइनेंशियल अकाउंट में इसका रिवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। जैसे प्रॉपराइटर को सैलरी दी, ठीक है, सो यहाँ पर किसी को पेड भी नहीं किया गया है, ना ही कोई खर्चा हुआ है, तो वो चीजें हमारी कॉस्ट अकाउंट में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जो रिकंसिलेशन किया जाता है ये किस चीज में सिग्निफिकेंट है? To ensure arithmetical accuracy of both set of account for effective cost ascertainment and cost control। कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, उसको रिकंसाइल करते हैं। तो ये रिकंसिलेशन जो होता है वो क्या करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि जो भी चीजें हमने लगाई हैं, जो भी अमाउंट हमने लगाए हैं वो एक्यूरेट है, ठीक है, एंड उसी से इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आती है और कॉस्ट कंट्रोल होता है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डिफरेंट रिजल्ट इन टू सेट ऑफ अकाउंट। अभी हमने देखा कि रिकंसिलेशन का मतलब क्या है कि जो जो चीजें डिफरेंट है उनको देखना, कॉस्ट अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में जो चीजें सेम है उनको नहीं देखना है, जो चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये रीजन आइडेंटिफाई करता है कि जो रिजल्ट है दोनों अकाउंट्स का वो अलग क्यों आ रहा है, किस वजह से अलग आ रहा है, उसी वजह से अलग आएगा जो चीजें उसमें अलग अलग लगी हुई होंगी, ठीक है। इवेल्युएट द रीजन फॉर वेरिएशन फॉर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव करने के लिए रीजन इवेल्युएट करता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी वेरिएशंस हैं, उसको कैसे करके, क्या वजह है, किस वजह से वो जो है चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है इनेबल द स्मूथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो रिकंसिलेशन होता है वो क्या करता है? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को स्मूथ बनाता है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे का सहयोग करना, तालमेल बिठाना, एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। सो जो दोनों डिपार्टमेंट है, कॉस्ट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो दोनों क्या करें? अपने अकाउंट्स को चेक करें, टैली करें एंड साथ में मिलकर वर्क करें to ensure standardization of policies relating to stock valuation, depreciation and absorption of overhead। जो भी पॉलिसीज हैं स्टॉक वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन या एब्जॉर्प्शन ओवरहेड से रिलेटेड, उन पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंश्योर करता है रिकंसिलेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए रिकंसिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, दोनों में जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, कॉपरेशन होता है एंड स्टैंडर्डाइजेशन होता है पॉलिसीज का। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन जो है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करके रिकंसिलेशन यहाँ पर कर सकते हैं।
reconciliation of financial account and cost account can be presented using any of the following two methods। अब यहाँ पर देखो जो भी फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट का रिकंसिलेशन होगा वो इन दोनों मेथड में से किसी को भी यूज करके कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से। देन सेकेंड है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट से। एक तो पहला आपका आ गया रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के कर सकते हो एंड मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना के कर सकते हो। दोनों ही मेथड से हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं एंड मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच एग्जिबिट द आइटम टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ब्रिंग द बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस cost book in agreement with the profit and loss as disclosed in financial books। reconciliation statement क्या है? अभी हमने reconciliation के बारे में पढ़ा तो स्टेटमेंट आ गया इसके आगे। अब रिकंसिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस है उन दोनों को रिकंसाइल करना, इक्वेट करना। तो जिस स्टेटमेंट में हम उसको इक्वेट करेंगे उसको बोलेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी आइटम्स ऐड होने हैं, जो सब्ट्रैक्ट होने हैं, जिससे कॉस्ट का एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो निकल के आएगा, उसको हम बोलेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। So the purpose of preparing reconciliation statement is to reconcile the profit loss as per cost account with the profit loss as per financial accounting by ascertaining and adjusting all cost difference between the two। यहाँ पर क्या बोला है कि reconciliation statement बनाने का पर्पस क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है reconciliation statement। जो भी कॉस्ट का प्रॉफिट लॉस है एंड फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस है उन दोनों के बीच जो चीजें अलग आ रही हैं उसको एडजस्ट करना, उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करना, ठीक है, वो इसलिए बनाते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बनाते किस तरीके से हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे, स्टार्ट विद टेकिंग एनी वन ऑफ द फिगर ऑफ प्रॉफिट लॉस विच मे बी कॉल्ड बेस प्रॉफिट फिगर। कोई सा भी एक प्रॉफिट ले लेंगे जिसको हम मान लेंगे बेस प्रॉफिट फिगर। एंड देन सेकंड स्टेप है द वेरियस रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय टू सेट ऑफ बुक्स इन अ पर्टिकुलर केस आर असर्टेन। अब क्या चीज असर्टेन करनी है कि जिस वजह से दोनों में डिसएग्रीमेंट है वो रीजन क्या है, मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में अलग अलग लगी हुई है। एंड देन थर्ड है एड दोज आइटम्स of difference which have the effect in increasing profit in other set of books to base profit। अब जो बेस प्रॉफिट लिया है उससे दूसरा वाला जो है अगर उसका ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज जिस प्रॉफिट की, इंक्रीज जो प्रॉफिट हो रहा है जिस भी वजह से, ठीक है। जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंट है एंड कॉस्ट अकाउंट है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का अगर बेस प्रॉफिट लिया है एंड कॉस्ट अकाउंट का उससे ज्यादा आ रहा है तो वो किस चीज की वजह से ज्यादा आ रहा है, कौन सी चीज उसमें ज्यादा लगी हुई है, वो डिफरेंस देखेंगे। एंड देन fourth is subtract those items of disagreement from the base profit figure which have the effect of lowering profit in the set of books। अब उस को क्या करेंगे, जो भी पॉइंट ऐसा लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिसएग्रीमेंट हो रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे आइटम्स को बोलते हैं हम माइनस आइटम, ठीक है। एंड जो ऐड करते हैं उनको बोलते हैं प्लस आइटम्स, ठीक। सो इस तरीके से हम बनाएंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कैसे करके बनेगा, फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट इस तरीके से बनाना है। फर्स्ट है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी निकल के आया वो आपको लगा लेना है। उसमें ऐड क्या करना है, आइटम्स हैविंग इफेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में जिसका भी हायर प्रॉफिट है, ठीक है, वो। एंड देन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देन सेकंड पॉइंट है आइटम चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, जैसे नेशनल रेंट और नोशनल इंटरेस्ट और सैलरीज, ये लगा लेना है। देन नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है या अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का तो वो लगा लेना है। उसके बाद है प्योरली फाइनेंशियल इनकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। जो प्योरली इनकम होंगी, जो प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, जैसे अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंट के पॉइंट्स पढ़े थे उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ी थी, जो जो इनकम फाइनेंशियल अकाउंट में आनी है वो माइनस कर देनी है। जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये फाइनेंशियल में आना है तो इसमें माइनस कर देना है। रेंट ट्रांसफर, फी रिसीव्ड, ये माइनस कर देना है। एंड देन लेस कर देंगे आइटम हैविंग द इफेक्ट ऑफ लोअर प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट।
ऐसे जो भी पॉइंट है जो इफेक्ट कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं प्रॉफिट फाइनेंशियल के, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट के। एंड देन यहाँ पर क्या क्या चीजें, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट का जो होगा, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कॉस्ट का होगा, एंड प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट, जैसे लीगल चार्जेस, डोनेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ। देन नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में अगर डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सो दोनों का यहाँ पर लगा लिया, पहले हमें लगाना है कॉस्ट अकाउंट का, देन नेक्स्ट पॉइंट में हमें लगाना है फाइनेंशियल अकाउंट का, ठीक है। सो इस तरीके से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनेगा। दो मेथड पढ़े अभी हमने कि रिकंसिलेशन जो है दोनों अकाउंट्स का वो किस तरीके से निकालेंगे। पहला तो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के, दूसरा है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना के। तो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, जो भी लॉस आएगा कॉस्ट अकाउंट का, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अगर प्रॉफिट आया देन आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, लॉस आया तो डेबिट साइड आ जाएगा। प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो आपके आ जाएंगे डेबिट साइड, एंड प्योरली फाइनेंशियल इनकम जो है वो आ जाएंगी क्रेडिट साइड। डिस्काउंट ऑन इशू शेयर राइट ऑफ या फिर रेंट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट साइड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुए, यानी कि एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके वो सारे डेबिट हो जाएंगे, एंड जो भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा, अंडर राइटर्स कमीशन, फी, पेनल्टी, डोनेशन, बैंक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डेबिट होनी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड, ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ये सारे आइटम्स जो हैं ये यहाँ पर क्रेडिट होने। डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, अब यहां से क्या आ गया, कॉस्ट अकाउंट का जो डेप्रिसिएशन है, एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारी एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक में अगर डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा लगा दिया है, या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है ओवरहेड का, या ओवर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का। सो ये सारे पॉइंट्स हमें मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट में लगाने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड का हम बैलेंस निकालेंगे, एंड अगर बैलेंस हमारा डेबिट साइड आता है सो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। एंड अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस आता है सो यहाँ पर आएगा लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो होगी हमारी, ठीक है। क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में दिखा हमने रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ा टॉपिक का इंट्रोडक्शन, क्या होता है रिकंसाइल एंड रिकंसिलेशन, एंड देन उसके बाद नीड फॉर रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन की किस चीज में जरूरत पड़ती है, एंड कौन कौन से आइटम फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं और कौन से आइटम्स कॉस्ट अकाउंट में शो होते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलेशन, उसके बाद मेथड्स ऑफ रिकंसिलेशन, दो मेथड ही गिवन है यहाँ पर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेप होते हैं उसमें, किस तरीके से चीजें ऐड करनी है, किस तरीके से माइनस करनी है। सो उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर देखा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एंड मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। सो ये थी हमारी रिकंसिलेशन से इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।